करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लाइव चैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से प्यारे बच्चों ये क्लास लगभग 15 मिनट लेट हो गया है। ठीक है ना, कुछ और ही लिख करके आ रहा था, उसको हम हटाने में लगे हुए थे। तो चलिए फाइनली वो सब सॉल्यूशन करके आपके सामने हम एकदम लाइव हैं और आज एक नए चैप्टर के साथ लाइव हैं। संस्कृत का एक नया चैप्टर जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका बहुत ही जबरदस्त ये चैप्टर है और उस चैप्टर में जितने भी सारे नाम आए हैं या फिर इस चैप्टर में जो भी पॉइंट है ये आपके परीक्षा के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ना एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। सबसे पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ से इस चैप्टर से सब्जेक्टिव तो बनता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि इस चैप्टर में सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टफ है। समझ गए ना, इस चैप्टर में सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टफ है। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए ना। और हम इस क्लास को शुरू करें इससे पहले प्यारे बच्चे आप लोगों को ना हम कुछ और बातें बता देते हैं। इस क्लास को हम शुरू करें इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं। ये आप टाइम टेबल देख रहे होंगे, ये टाइम टेबल शाम में जो प्यारे बच्चे 6:30 से 7:30 चलता था, ये अब टाइम में बदलाव किया गया है और ये जो आपका टाइम है वो हो गया है नया, यानी कि 7 बजे से। ध्यान रखिएगा, ये अब टाइम आपका बदल गया है और अब ये क्लास आपका 7 बजे से चलेगा। कितना बजे तक? 8 बजे तक। समझ गए ना, आधा घंटा उसको बढ़ाया गया है। और फिर ये मैथ वाला क्लास जो 8 बजे से 9 बजे चलता था, इसको प्यारे बच्चे कर दिया गया है 8:30 से 9:30। समझ गए ना, 8:30 से 9:30। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आधा घंटा का फर्क है। तो अब जो शाम में क्लास चलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आज जो शाम में क्लास चलना है बाबू, आज शाम में बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि गुरुजी आज शाम में क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज शाम में प्यारे बच्चों हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजिक्स चैप्टर 2। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिक्स चैप्टर 2 प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस फिजिक्स चैप्टर 2 में हम आपको बहुत ही बेसिक जानकारी आज देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये आज कितना बजे से होगा, ये ध्यान रखिएगा, आज होगा शाम 7 बजे से। ठीक है ना, कितना बजे से? शाम 7 बजे से। तो शाम 7 बजे से आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग आज शाम में 7 बजे जरूर जुड़िएगा और बेहतर तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। फिलहाल प्यारे बच्चे हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग यहां पर आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को संस्कृत साहित्य के जो लेखिका हैं, जिनका कि संस्कृत के साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, कुछ वैसे लेखक के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो महिला लेखक हैं। समझ गए ना, कुछ वैसे ही लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्या है भाई, महिला लेखक हैं। समझ गए ना, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ गए ना, तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, और एकदम जबरदस्त तरीके से आज हम इस चैप्टर को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आपको प्यारे बच्चे हम पूरा तैयारी करवा देंगे, शुरू से लेकर के अंतिम तक तैयारी करवा देंगे और इस चैप्टर में आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं बचेगा। पिछला चैप्टर तो आपको याद होगा, कितना बढ़िया से हम आपको अलस कथा चैप्टर कंप्लीट करवाए। बच्चे का मन भी गदगद हो गया और तैयारी भी एकदम ढंग से हो गया। ठीक है ना, तो अब तो भाई बहुत बेहतर हो गया। और एक दूसरा खुशी आपके लिए भी है कि जो आप लोग के पाठक से परेशान थे, अब के पाठक का शिक्षा विभाग से तबादला भी हो चुका है, यानी कि वो बदल गए। समझ गए ना, अब बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक नहीं रहे। समझ गए ना, तो अब आप लोगों को एक इधर से आज़ादी भी मिल गया है। समझ गए, बच्चों को खुशी हुआ होगा और बच्चों से ज़्यादा तो सभी शिक्षकों को खुशी हुआ होगा। जो सरकारी टीचर हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ होगा कि भाई अब के पाठक जी नहीं रहे। नहीं रहे मतलब कि अब विभाग में नहीं रहे,
बाकी तो वो है ही, समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए जल्दी से, यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपर बैच के बारे में। आज जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज से जो दोपहर वाला क्लास था प्यारे बच्चों, वो फुल्ली होने वाला है एप्लीकेशन पे, समझ गए ना। जो दोपहर वाला क्लास था वो कहाँ होने वाला है? एप्लीकेशन पर ही होने वाला है, समझ गए ना। तो टॉपर 2.0 बैच में जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, आज दोपहर 2 बजे के पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि दोपहर वाला क्लास एप्लीकेशन पर ही होगा। तो टॉपर बैच में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल तो हम आपको बता ही दिए कि शाम वाला अब 7 बजे से होगा। देखिए इस चैप्टर में प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संस्कृत साहित्य के लेखिका, ठीक है ना। बहुत सारे लेखिका का नाम आया है। आप लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई इस चैप्टर में जानते हैं कहां होगा? जो मुश्किल चीज है वो उसको हम बता देते हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर में दिक्कत होगा तो वो होगा संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम याद करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लेखिका का नाम नहीं याद होता है, तो लेखिका का नाम याद करना आपके लिए एक चैलेंजिंग काम है। तो लेखिका का नाम ही आप लोगों को क्या करना है? याद करना है, समझ गए ना। याद रहेगा बाबू? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे समझ गए ना? सभी बच्चों को समझ में आया? ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये बात जो है वो क्या करना है? आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले सभी बच्चे सबसे पहले क्या करिए? क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, क्लास को हम शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भी लाइव चैट में कुछ चैट समरी इस प्रकार से करके दिखाई दे रहा है क्या? अगर दिखाई दे रहा है तो यस सर लिखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो नो सर लिखिए। आप लोगों को भी ये लाइव चैट में कुछ चैट समरी छोटा अक्षर में ऑटो जनरेटेड एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से करके कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बताइए आप लोग जल्दी से, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर यस सर करेंगे और नो सर, जल्दी जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए तो। यस कि नो? यस या फिर नो, जल्दी से बताइए। नो, बहुत सारे बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बात है, समझ गए ना, अच्छी बात है। क्योंकि इस प्रकार का जो मैसेज है ना वो हमारे लिए खतरनाक है, समझ गए। तो अगर नहीं दिखाई दे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं दिखाई दे रहा है ना? कुछ कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है। उसको अगर दिखाई दे ना तो डिसलाइक वाला जो ऑप्शन है, अगर चैट समरी करके कुछ दिखाई दे रहा है तो अगर डिसलाइक वाला जो ऑप्शन है ना उस पर करके और आपको रिपोर्ट कर देना है उस पर बाबू, क्योंकि वो हमारे लिए खराब है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, समझ गए ना। सारे बच्चे समझ गए? क्लास को शुरू किया जाए, जल्दी से बताइए। क्लास को शुरू करते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को चैप्टर क्या नाम, चैप्टर कौन सा पढ़ना है? संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि प्यारे बच्चे चौथा नंबर चैप्टर है। चौथा नंबर चैप्टर है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, समाज की गाड़ी किससे चलती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज की गाड़ी किससे चलती है?
सिर्फ पुरुष से या पुरुष और महिला दोनों से? बताइए, समाज की गाड़ी किससे चलती है, पुरुष से या पुरुष और महिला दोनों से? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। तो समाज की गाड़ी किससे चलती है, पुरुष से या पुरुष और महिला दोनों से? जवाब बताइए आप लोग। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और महिला दोनों से चलती है, ठीक है ना। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जी अगर पुरुष और महिला न रहे तो ये पृथ्वी ही विनाश हो जाएगा। तो समाज की जो गाड़ी है ना वो स्त्री और पुरुष दोनों से, यानी कि पुरुष और महिला दोनों से चलता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला लाइन हमारा यही है, सबसे पहला लाइन हमारा यही है, ध्यान से सुनिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा ना उसको हम क्या करेंगे बाबू, हाईलाइट करते चलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाज की गाड़ी पुरुष और नारियां दोनों से चलती है। ध्यान रखिएगा, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारियों से चलती है। समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। देखिए, समाज में भी पुरुष और स्त्रियों का समान महत्व है, और साहित्य में भी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि सिर्फ पुरुष लेखक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे महिला लेखक हैं जो इस दुनिया में हैं। अच्छा, आप लोग अगर 10th क्लास में गए हैं तो प्यारे बच्चे, आप लोग को तो इतना पता होगा कि पुरुष ही लेखक नहीं है, महिला भी लेखक है। तो कोई बच्चे, हम आपसे सिर्फ एक महिला लेखक का नाम पूछना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो या किसी सब्जेक्ट की हो। कोई एक महिला लेखक का नाम आप लोग बताइए, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं है। बताइए फटाफट से, कोई एक महिला लेखक का नाम ना आप हमें बता दीजिए जल्दी जल्दी से। हैं? कोई एक महिला लेखक का नाम बस आप हमें बता दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एकदम सही है। समझ गए? सभी बच्चों को समझ में आ गया? महादेवी वर्मा, अरे वाह। अनामिका, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे महादेवी वर्मा बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अनामिका बोल रहे हैं। सारे बच्चों का कुछ ना कुछ जवाब आ रहा है। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे अगर जुड़ गए हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। अगर सभी बच्चे जुड़ गए हो तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चे आज कम संख्या में जुड़े हैं, थोड़ा और अधिक अपनी संख्या को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है, और साहित्य में भी इनका दोनों का समान महत्व है, ठीक है ना। समाज में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। यानी कि आजकल चाहे कोई भी भाषा का रचना हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, इंग्लिश हो, सब जगह पर पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी लेखनी में आगे हैं। समझ गए ना। और यश प्राप्त कर रही है, यानी कि जिस तरीके से पुरुषों का नाम हो रहा है, आज उस तरीके से महिलाओं का भी नाम हो रहा है, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही ये साहित्य की समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में बहुत अधिक प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। यानी कि इस पाठ में कुछ वैसे लेखिका के बारे में चर्चा किया गया है जो कि संस्कृत के साहित्य में अति प्रसिद्ध है। समझ गए? इस चैप्टर में कुछ वैसे लेखिकाओं के बारे में बताया गया है जो संस्कृत के साहित्य में अति प्रसिद्ध है। वैसे प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है जो अति प्रसिद्ध है, जिनके द्वारा साहित्य के निधि को पूरा करने में उनका योगदान मालूम पड़ता है। यानी कि जो जो संस्कृत के साहित्य में अपना योगदान दिए हैं, कुछ वैसे ही लेखिकाओं का नाम यहाँ पर सामने आया है। तो आज हम वैसे लेखिकाओं के बारे में समझेंगे।
ध्यान से सुनिएगा, यहां पर से प्यारे बच्चे 2-3 स्लाइड ही होगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है। देखिए प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए तो आप लोग। सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है बताइए, सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत है, सभी भाषाओं का जननी संस्कृत को ही कहा गया है। ध्यान रखिएगा बाबू, संस्कृत जो है ना वो बहुत बड़ी भाषा है और सबसे पुरानी भाषा है, समझ गए, देवी देवताओं की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत जो है ना विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, यानी कि संस्कृत को लिखने में, संस्कृत को सजाने में बहुत सारे कवि, बहुत सारे शास्त्रकारों का योगदान है। ठीक है, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था, उसी प्रकार से स्त्रियां भी सावधान दिखी। वैदिक काल से ही, यानी कि जिस समय से प्यारे बच्चों वेद का काल था, जब वेद लिखा जा रहा था, तो उस समय से ही पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी तत्पर थी और पुरुषों के साथ स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य में कदम से कदम मिला करके चल रही थी। ठीक है, हाँ, डीपीपी कल नहीं मिला, कल तो डीपीपी मिला है बाबू, और कल हम आप लोग का डीपीपी चेक भी किए हैं, जो डाउट था वो हम बहुत सारे बच्चों का दूर किए हैं। ठीक है ना, हम डाउट भी बहुत सारे बच्चों का चेक किए हैं। फिलहाल इधर ध्यान दीजिए, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल स्त्रीगण बल्कि स्त्री पत्नियां भी थी। वैदिक युग में जो मंत्र प्यारे बच्चे लिखे जा रहे थे, जो मंत्र उच्चारित किए जा रहे थे, वो सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री पत्नियां भी ये सब कर रही थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियां मंत्र का दर्शन करती है। अब यहां पर देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में प्यारे बच्चों 5 ऋषि स्त्रियां मंत्र का दर्शन करती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने और अथर्ववेद में कितने ऋषि स्त्रियां का वर्णन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5, याद रहेगा ना। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5, ये प्यारे बच्चे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, आगे उस 5 स्त्रियों का नाम क्या है बाबू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमी, पहला का नाम यमी, दूसरा का अपाला, तीसरा का उर्वशी, इंद्राणी, बागबानी इत्यादि। ये सब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कौन है, ये सब है ये ऋषि स्त्रियां। जैसे ऋषि में जो पुरुष हुए उसको तो महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, लेकिन ऋषि जो महिला है उसको क्या कहते हैं, ऋषि स्त्रियां। तो ये सब ऋषि स्त्रियां का नाम है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषि स्त्रियों का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 24 ऋषि स्त्रियों का वर्णन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितने ऋषि स्त्रियों का वर्णन है, तो अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। देखिए बृहदारण्य उपनिषद में, अब यहां से ना आप लोग समझिएगा, कहा गया है कि बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, मैत्रेयी। ध्यान रखिएगा बाबू, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। समझ गए ना, एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। समझ गए। तो जो मैत्रेयी है वो वह दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि मैत्रेयी जो है, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी, वो दर्शन शास्त्र में रुचि रखती है, यानी कि उनका जो रुचि है वो दर्शन शास्त्र में बहुत ज्यादा है। समझ गए ना। याज्ञवल्क्य को उनकी पत्नी मैत्रेयी आत्म तत्व की शिक्षा देती है। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य को याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी यहां पर नहीं बाबू, यहां पर उल्टा लिखा गया है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को, यहां पर अपनी कर लीजिएगा, समझ गए ना। यहां पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को, यहां पर ना थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। याज्ञवल्क्य
यहां पर अपनी कर लीजिए, याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है, अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, समझ गए ना। आत्म तत्व की शिक्षा कौन देते हैं? तो याज्ञवल्क अपनी पत्नी को, याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे याज्ञवल्क अपनी पत्नी, आपसे पूछा जाएगा कि आत्म तत्व की शिक्षा कौन देते हैं, तो जवाब दीजिएगा याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है। ये लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, तो याज्ञवल्क अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी तक हम आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए कि ऋग्वेद में 24 ऋषि स्त्रियों का वर्णन है, अथर्ववेद में 5, उसके बाद नाम बता दिए, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागवानी, ये बागामनी, ठीक है ना, बागामनी। उसके बाद प्यारे बच्चे बता दिए याज्ञवल्क की पत्नी का नाम, तो मैत्रेयी, याद रखिएगा। याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहां तक आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, समझ गए ना। सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी एक विदुषी के रूप में रहती थी। अब जनक, आपसे पूछा जाएगा कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, तो जवाब याद रखिएगा, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला थी गार्गी। आपको हम शुरू में बोल दिए थे कि भाई यहां नाम याद करने में आपको परेशानी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन है। जैसे नाम याद रखिए ना, कितना नाम याद रखिएगा, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागामनी, ये तो प्यारे बच्चे 5 नाम हो गया। फिर आपको बताए याज्ञवल्क की पत्नी का नाम मैत्रेयी। फिर इधर आ जाइए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, तो गार्गी। कितना याद रखिएगा, नाम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों के अनुशीलन में ऐसा वर्णन मिलता है। तो यहां तक में प्यारे बच्चे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको दिखा वो हम आपको क्या किए, बता दिए, समझ गए ना। ये आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं। अब यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में, याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 40 कवित्रियों के। और कितने पद मिलते हैं, तो 50 पद। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, याद रहेगा। लौकिक संस्कृत में बताइए, समझ गए ना। लौकिक संस्कृत में प्यारे बच्चे कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। आगे देखिए, उसमें कौन है बाबू, विजयांका प्रथम है, ठीक है ना, उसमें विजयांका प्रथम है। आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्री हैं उसमें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है विजयांका। कौन है, विजयांका। विजयांका का जो रंग था वो श्यामला था। श्यामला रंग जानते हैं ना, एक होता है गोर, एक होता है काला रंग का, एक होता है श्यामला रंग का। तो विजयांका जो थी वो श्यामली रंग की थी, साफ तौर से लिखा गया है वह श्याम वर्ण की थी। विजयांका श्याम वर्ण की थी, यानी कि श्यामली कलर की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि विजयांका कौन वर्ण की है, तो विजयांका श्याम वर्ण की है, ध्यान रखिएगा श्यामली है, ठीक है ना। आगे कहा गया है कि ऐसा इससे स्पष्ट होता है, नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण की विजयांका को कौन नहीं जानता है। कहा गया है कि नीले कमल की जैसे पंखुड़ी होता है ना, उसी प्रकार से विजयांका है, उसको कौन नहीं जानता है। संस्कृत साहित्य में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लौकिक संस्कृत साहित्य में, समझ गए ना। तो कहा गया है कि विजयांका को कौन नहीं जानता है, बेकार ही दंडी के द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, समझ गए ना।
दंडी के द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो याद रखिएगा बाबू, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है दांडी ने। ठीक है ना, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दांडी ने कहा है, याद रहेगा। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दांडी ने कहा, याद रखिएगा। आगे कहा गया है उसकी काल 8वीं शताब्दी के आसपास अनुमान किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा विजयांका का काल कितना है, कौन सी काल में विजयांका थी, तो याद रखिएगा विजयांका 8वीं शताब्दी में थी प्यारे बच्चे, विजयांका 8वीं शताब्दी में थी, याद रहेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी आगे हम आपको बताएंगे कि विजयांका का काल कौन सा है, विजयांका कौन काल में थी, तो विजयांका 8वीं शताब्दी में, याद रहेगा ना, विजयांका 8वीं शताब्दी में थी, याद रखिएगा। तो विजयांका का काल है 8वीं शताब्दी। ठीक है, अब देखिएगा आगे, याद रखिएगा चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका मानी जाती है। अब देखिएगा आपसे यहां पर फिर नया मतलब इतना सारा नाम है ना इस चैप्टर में, आप लोग नाम याद करते करते कहिएगा कि सर परेशान हो गए, जो बात एकदम सच्चाई है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे 10th में तो उस समय भी यही चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को भी मिलता था और हम खुद परेशान हो जाते थे इस चैप्टर में। तो इसलिए हम एकदम आराम आराम से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कम से कम आप लोग परेशान ना हो, समझ गए ना, ताकि कम से कम आप लोग परेशान ना हो। देखिए कह रहा है चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। अब यहां से सवाल पूछा जाएगा कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका, याद रहेगा। बताइए चंद्रादित्य की पत्नी या फिर चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका थी, और इसी को विजयांका माना जाता है। इसके अलावा शीला भट्टारिका, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा बाबू आप लोग, नाम याद रखिए, कितना नाम याद रखिएगा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा आदि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका के रूप में पद स्पष्ट है। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका का नाम बताइए, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका का नाम बताइए, तो आपको दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका का नाम बताना है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा। ठीक है ना, 3 नाम तो यहां पर दिया गया है, 3 नाम तो यहां पर दिया गया है ना, कौन कौन, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रावा, याद रहेगा, बोलिए जल्दी से, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रावा। ये है प्यारे बच्चे दक्षिण भारत, ध्यान कहां की है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका के स्पष्ट रूप में प्राप्त है, यानी कि ये जो तीनों हम नाम आपको बता रहे हैं ये दक्षिण भारत की लेखिका है, समझ में आया। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, तो याद रखिएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रावा। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। विजयनगर के राजा थे प्यारे बच्चे, वो विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा को बचाने का बहुत प्रयास किए थे कि किसी भी तरीके से हम संस्कृत भाषा का संरक्षण करें। तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण में किनका प्रयास महत्वपूर्ण है, तो जवाब दीजिएगा विजयनगर के राजा का। ठीक है ना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण में किनका योगदान महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा के संरक्षण में किनका योगदान है, तो याद रखिएगा विजयनगर के राजा का। समझ गए, समझ में आया ना, विजयनगर के राजा का संस्कृत भाषा के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है, याद रहेगा बाबू, ध्यान रखिएगा, विजयनगर राज्य के राजा का संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा विदित है इनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी, यानी कि विजयनगर राज्य के राजा जो थे उनकी जो सब रानियां थी, विजयनगर राज्य की जो सब रानियां थी, सब उनकी रानियां भी संस्कृत में एकदम कुशल रानियां थे संस्कृत रचना में। तो विजयनगर राज्य के राजा की जो रानियां भी थी ना, वो भी संस्कृत रचना में एकदम क्या थी, कुशल थी। तो याद रखिएगा विजयनगर राज्य की जो महारानियां थी वो भी संस्कृत में बहुत कुशल थी। ये प्यारे बच्चे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, अब ये लाइन याद रखिएगा, कंपन राय की रानी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है, गंगा देवी। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है,
कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी। हम आपको शुरू में बोल दिए थे कि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है और ज्यादा बनता है, समझ गए ना। तो कंपन राय की रानी है गंगा देवी। गंगा देवी के द्वारा मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रचित कर दिया गया। यानी कि कंपन राय जब विजय हुए थे किसी युद्ध में, तो उनकी जो रानी थी गंगा देवी, वो एक बहुत मोटा किताब लिखी और उसका नाम था मधुरा विजयम। ठीक है ना, क्या नाम था बाबू? मधुरा विजयम, याद रखिएगा। तो कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है मधुरा विजयम, याद रहेगा। कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है मधुरा विजयम, ठीक है ना। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। अब यहां पर भी एक नाम याद रखना है, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तो तिरुमलांबा, याद रहेगा। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तिरुमलांबा, ठीक है ना। अब ये जो है कौन? अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा, यह एक काव्य लिखी प्यारे बच्चों, ये वरदाम्बिका परिणय, ठीक है ना। वरदाम्बिका परिणय आपसे पूछा जाएगा, वरदाम्बिका परिणय किनका लिखा हुआ है? तो वरदाम्बिका परिणय ये अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा का लिखा हुआ है, समझ गए। आपसे पूछा जाएगा कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो जवाब देना होगा अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। और आपसे पूछा जाएगा कि तिरुमलांबा के द्वारा कौन सा चंपू काव्य लिखा गया, तो जवाब याद रखिएगा वरदाम्बिका परिणय, ठीक है ना। समझ में आ गया? कौन सा? वरदाम्बिका परिणय, समझ गए ना। आगे कह रहा है प्यारे बच्चे, उनमें समस्त गद्य की शोभा जो है वो पदावली के विन्यास से सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे लंबे समस्त पद भी प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, ये सब तो जितना भी अभी तक हम आपको नाम बताए हैं, ये सब जितना भी संस्कृत साहित्य के लेखिका का जो नाम बताए, वो सब बहुत पहले की है। लेकिन अब आते हैं आधुनिक काल में, यानी कि वर्तमान में। तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव प्यारे बच्चे। आपसे सवाल पूछा जाएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है पंडिता क्षमा राव, याद रहेगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो याद रखिएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है पंडिता क्षमा राव, जिसका काल है 1890 से 1953 तक। तो उन्होंने नामाध्या विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। तो पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडु, देखिए तो ये पंडिता क्षमा राव के पिता का क्या नाम है? शंकर पांडुरंग, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम शंकर पांडु। तो शंकर पांडु यानी अपने पिताजी के जीवन चरित्र का वर्णन एक किताब में किए जिसका नाम है शंकर चरित्र। ध्यान से याद रखिएगा। जो पंडिता क्षमा राव हैं, जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध है। आपसे सवाल पूछा जाएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पंडिता क्षमा राव। और पंडिता क्षमा राव के द्वारा अपने पिता के ऊपर, अपने पिता जिनका नाम था शंकर पांडुरंग, तो शंकर पांडुरंग के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ गए, अपने पिता शंकर पांडुरंग, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा ना जी, ध्यान रखिएगा। समझ गया ना। अपने पिता शंकर पांडुरंग प्यारे बच्चों, तो शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर, उनके जीवन पर एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है शंकर चरित्र। क्या नाम है? शंकर चरित्र। कहा जा रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उसने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्यारे बच्चे पंडिता क्षमा राव जी हैं, ये जो पंडिता क्षमा राव हैं, ठीक है ना, पंडिता क्षमा राव अपने जीवन काल में बहुत सारे रचना किए,
बहुत सारा लिखे। जैसे प्यारे बच्चे नाम है, ध्यान रखिएगा, ढेर सारा नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम याद रखिएगा सत्याग्रह गीता, जो कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के लिखे थे। उसके बाद है मीरा लहरी, याद रखिएगा। उसके बाद है कथा मुक्तावली, ठीक है ना, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा। उसके बाद है बाबू ग्राम ज्योति। ये सब जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? पंडिता क्षमा राव के द्वारा ही लिखा गया है। समझ गए ना? ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। देखिए ये क्लास में सिर्फ यादें करना है, कोई कहानी जैसा आपको नहीं फील होगा। अब सोचिए कि जैसे कल सर पढ़ाए थे वैसे पढ़ाइए, तो वैसे पढ़ाने वाला ये चैप्टर है नहीं है। समझ गए ना? इसमें खाली आप लोगों को याद करना है, जितना आप लोग याद कर सकते हैं उतना याद करिए जी, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना नाम है, कम से कम 10-15 नाम है खाली। अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना किए हैं कौन? पंडिता क्षमा राव। तो याद रखिएगा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति। वर्तमान काल में कवित्रियों में भी बहुत सारे नाम हैं, यानी कि वर्तमान काल की कवित्री सिर्फ पंडिता क्षमा राव ही नहीं है, वर्तमान काल की कवित्रियों में और भी नाम है प्यारे बच्चे। जैसे याद रखिएगा पुष्प दाक्षिता, ठीक है ना, बनमाला भवालकर, ठीक है। उसके बाद है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र के द्वारा संस्कृत साहित्य को पूरा किया गया। यानी कि ये सब भी जो है ना, ये संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। समझ गए? ये सब भी जो है ये संस्कृत के साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चे आपको याद रहेगा, जल्दी से बोलिए, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका चैप्टर जो था हम बता दिए। अब एक बार पुनः हम रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सा हम हाईलाइट किए हैं। समझ गए? कौन कौन से वर्ड को, कौन कौन से सेंटेंस को हम हाईलाइट किए, अब ये हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या बताए? ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में ध्यान रखिएगा 5 ऋषि स्त्रियां मंत्र का दर्शन करती है। नाम क्या है बाबू पांचों ऋषि का? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागामणि। तो ये आप लोग पांचों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद क्या बताए? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। उसके बाद क्या बताए? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो गार्गी थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे हम आपको बता दिए गार्गी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे क्या बताए? आगे बताया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं, ठीक है। जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? विजयांका है। आपको बताए कि प्रथम स्थान पर है विजयांका। विजयांका का रंग कैसा था? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, यानी कि सामली रंग की थी। आगे बताए दंडी के द्वारा विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। उसके बाद हम आपको बताए चंद्रादित्य की रानी का नाम था विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका। उसके अलावा हम आपको बता दिए प्यारे बच्चे कि विजय भट्टारिका के अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि जिनके पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रावा। उसके आगे बताया कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कौन प्रयास किए? तो विजयनगर राज्य के राजा, ठीक है ना। उसके आगे हम आपको बताएं कि कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम, रानी का नाम गंगा देवी। गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था मधुरा विजयम। गंगा देवी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया? तो गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था मधुरा विजयम। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे क्या बताए? अच्युत राय की पत्नी का नाम, तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी का नाम बताइए, तो याद रखिएगा तिरुमलांबा, ठीक है ना। और जो अच्युत राय की पत्नी है, अच्युत राय की जो पत्नी है तिरुमलांबा, उनके द्वारा लिखा गया है बरदाम्बिका परिणय। उनके द्वारा क्या लिखा गया? बरदाम्बिका परिणय, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आधुनिक काल में आए और आधुनिक काल में हम आपको बताए कि संस्कृत लेखिका में पंडिता क्षमा राव अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमा राव का जन्म हुआ 1890 में और मृत्यु हुआ 1953 ईस्वी में। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। और पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग। क्या नाम था? शंकर पांडुरंग। समझ गए ना।
और शंकर पांडुरंग के जीवन पर एक लिखा गया ये रचना जिसका नाम था शंकर चरित्र। क्या लिखा गया? शंकर चरित्र। आधुनिक काल की जो ये लेखिका थी पंडिता क्षमा राव, उनके द्वारा और भी प्यारे बच्चे बहुत रचना किया गया जिसका नाम है सत्याग्रह गीता, जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के लिखी। उसके बाद है प्यारे बच्चे मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति। ये सब लिखा गया है पंडिता क्षमा राव के द्वारा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में और भी कुछ नाम है जैसे पुष्प दक्षिता, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो ये सब जो है ना आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। तो इस चैप्टर का नाम ही था प्यारे बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य का जो लेखिका है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो भाई जितने भी संस्कृत साहित्य में लेखिका हैं सबके बारे में हम आपको बता दिए, समझ गए ना। जितने भी संस्कृत साहित्य में लेखिका हैं सबके बारे में हम आपको क्या किए? बता दिए हैं। अब बताइए कोई दिक्कत? संस्कृत साहित्य में जितने भी सारे लेखिका हैं, संस्कृत साहित्य में जितने भी सारे लेखिका हैं सबके बारे में हम आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। संस्कृत साहित्य में जितने भी सारे लेखिका हैं सबके बारे में हम आपको यहां पर बता दिए हैं। तो अब बताइए कोई दिक्कत है? अब बताइए प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में अभी भी कोई दिक्कत है जी? जल्दी से बता दीजिए। इस चैप्टर में अभी भी कोई दिक्कत है आप लोगों को? जल्दी से बताइए। यहां तक में अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब सीधे आते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल हम लोग को देखना क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर देखिएगा। कहा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? अभी हम आपको बताए थे प्यारे बच्चे सर्व शुक्ला सरस्वती के बारे में। क्वेश्चन एकदम देखिए वही है जो अभी हम आपको बताए हैं। और देखिए भाई, मजा आए चाहे ना आए, कुछ बच्चों को चाहिए मजा, ठीक है ना, एकदम जो सच्चाई बात है। कुछ बच्चों को हर एक चैप्टर में मजा चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर में मजा नहीं होता है, समझ गए ना। हर एक चैप्टर में बाबू सोचिएगा कि एकदम उतना ही इंटरेस्ट लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन परीक्षा में तो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो चैप्टर में आपको खूब मजा आया उससे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, और जो चैप्टर में मजा नहीं आया उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चे गलती कहां पर करते हैं कि जिस चैप्टर में उनको मजा आया उसको तो पढ़ते हैं बड़ा ध्यान से, लेकिन जिस चैप्टर में उनको मजा नहीं आया उस चैप्टर को ऐसे छोड़ते हैं जैसे उनके सिलेबस का ये पार्ट है ही नहीं। और बच्चे फंसते हैं कहां? उसी जगह पर। देखिए, दुनिया आपके सबसे कमजोर जगह पर वार करती है, समझ गए ना। दुनिया आपके सबसे कमजोर जगह पे वार करती है। जहां पे आपका कमजोर पॉइंट होगा ना, दुनिया वहीं पे वार करेगा प्यारे बच्चे। और अगर आप अपनी पार्ट को कमजोर बना रहे हैं तो समझिए कि दुनिया वाले को आप मौका दे रहे हैं कि हम पर तुम वार करो, समझ गए ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है बाबू कि इस चैप्टर से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है, समझ गए ना। तो मजा नहीं आ रहा है तब तो फिर आपको सजा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो लिखेंगे कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर के ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। दंडी जो है उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहती है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका कृतियां ज्योतिमय था। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की, लेकिन श्याम वर्ण की होते हुए भर में भी वो पूरे संसार में प्रकाश फैलाई। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है, समझ गए। तो विजयांका के बारे में पूछा गया था प्यार, ये सर्व शुक्ला सरस्वती के बारे में पूछा गया था, तो दांडी ने विजयांका को ही कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? ये जो पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लिखेंगे हम लोग, इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य लेखिका के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक
वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलता है कि पुरुषों का ही नहीं बल्कि स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा योगदान है संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, पुरुषों का ही नहीं बल्कि स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा योगदान है इस संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। इस चैप्टर का जो कि अभी हम लोग पढ़े, इसका 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो लिखेंगे, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य को पुरुषों ने आगे बढ़ाया, महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ाई है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। यानी कि संस्कृत साहित्य में प्यारे बच्चे संस्कृत लेखिका का जो योगदान है हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ठीक है ना? हर एक शब्द का अर्थ बताइए। अब तो भाई एक एक शब्द का अर्थ बताइए ना, किसको याद नहीं हुआ है? अब इतना बढ़िया से संस्कृत को हम हटा दिए, अब हिंदी में करके बता रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ये सोचिए कि गलती कुछ हम में भी है। समझ गए ना? हर एक गलती टीचर में नहीं होता है, बच्चे में भी प्यारे बच्चे कमी होता है। समझ गए ना? और बच्चे अपने कमी को तो नहीं देख पाते हैं। समझ गए? लोग अपना चेहरा नहीं देख पाता है, दूसरे का चेहरा उसको बहुत जल्दी दिखाई दे देता है। अपना चेहरा हमेशा लोगों को ना आईने में ही दिखाई देता है। समझ गए? अपना चेहरा लोगों को सिर्फ आईने में दिखाई देता है, अपना चेहरा लोग खुद से नहीं देखता है। उसी प्रकार से कुछ गलतियां आप में भी हैं जो कि आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम बता रहे हैं उस चीज को सुधारने का प्रयास करिए। समझ गए ना? इतना आसानी से, इतना तोड़ तोड़ करके, इतना प्यार से, दुलार से, इतना पुचकार करके आपको हम बताते हैं, और इसके बाद भी अगर कहीं पे डाउट रह जाए तो बड़ा दुख पहुंचता है। कितना प्यार से बताने के बाद भी डाउट रह गया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्यारे बच्चे आपका मेमोरी पावर बहुत कमजोर है कि जो आप छोटी छोटी बातों को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है कि आप उस समय से ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका ध्यान इधर उधर भटका और फिर आपका जो कंटेंट था वो भटक गया है आपके दिमाग से। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। समझ गए ना? अब इस दोनों कारण में से कौन सा कारण सत्य है ये आप खुद पता कर लीजिए ना। सब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे समझ रहे हैं उनके लिए हम कुछ अलग स्पेशल मटेरियल दे रहे हैं। सभी बच्चों को हम वही मटेरियल दे रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों को समझ में आ रहा है और कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। कहा गया है कि वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करना है। सबके चैनल पे है, देख रहे हैं क्या? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए, तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया? शास्त्र लेखन इसका है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। यानी कि जो वैदिक कालीन महिलाएं हैं उनका शास्त्र लेखन में और रचना में क्या योगदान है। तो क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे, वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना का, ध्यान रखिएगा,
वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना का पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है, ठीक है ना। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी काफी ज्यादा योगदान है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है, जिसका नाम है बाबू यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भरिणी। वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की ये ध्यान रखिएगा दर्शिकाएं हैं, यानी कि जो ध्यान रखिएगा ये सभी जो स्त्रियां हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृत साहित्य में, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे है बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना है आपको हम बता देते हैं ताकि आपको एक आसानी हो। टोटल क्वेश्चन मात्र 13 है, मात्र 13 क्वेश्चन, जिसमें 5वां बता रहे हैं, 8 क्वेश्चन और बचेगा जिसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत के महिलाओं का वर्णन करना है, तो यहां पर हम लोग प्यारे बच्चे संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत के महिलाओं का वर्णन करेंगे। देखिए कहा गया है चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना करके लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहां पर आपको हम नाम बताए थे चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका, ठीक है ना। तो लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। कितने ये यहां पर नंबर याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारतीय महिलाओं कितनी है तो 40। तो लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी का नाम है, तिरुमलांबा का नाम है, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्राबा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में दिया गया है। यहां पे आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं बाबू ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी सब चैप्टर से। अब अलस कथा चैप्टर के साथ इसका समझौता मत कर लीजिएगा कि अलस कथा तो सर पूरा एकदम अच्छे से लग गया था, ये वाला थोड़ा दिक्कत है। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर में आप लोग को याद करने वाला चीज ज्यादा है। याद नहीं करिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इस चैप्टर में समझने वाला चीज नहीं है, इस चैप्टर में याद करने वाला चीज है जो कि आपको याद करना है। जितना ज्यादा याद करिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, समझ गए ना, समझ गए। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये क्लास सर जी तो एकदम बोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं, इसको याद करने का चाहिए। अगर अभी सभी लेखिका का नाम याद कर लीजिएगा ना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। लेखिका का नाम बस याद कर लीजिए आप लोग। देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। अब क्वेश्चन आया है कि आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। अब आपको याद होना चाहिए ना कि आधुनिक समय की लेखिका कौन है, तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। बताए थे ना, आधुनिक समय की जो लेखिका है पंडिता क्षमाराव वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है जिसका नाम हम पहले भी बताए, अभी भी बता रहे हैं। वर्तमान काल में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। विजयनगर राज्य की रानी के बारे में चर्चा आया था, आपको हम बताए थे। तो विजयनगर का वर्णन करना है तो क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान रखिएगा। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वो सर्वविदित है। यानी कि विजयनगर राज्य के जो राजा थे वो संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वो क्या है बाबू, सर्वविदित है, मतलब सब लोग जानते हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। यानी कि जो राजा थे विजयनगर के, उनकी जो सब रानियां थी वो भी संस्कृत साहित्य में बहुत आगे थी। इसमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। तो आपको विजयनगर राज्य के बारे में पूछा था, विजयनगर राज्य के बारे में बता दिए। अब आपको अगर यही नहीं याद रहेगा कि विजयनगर राज्य के राजा कौन थे, विजयनगर राज्य की रानियां किस चीज में आगे थी, आपको यही नहीं याद है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी, आपको अगर यही नहीं याद होगा कि अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलांबा, तो फिर आप लोग अटक जाइएगा ना, फिर तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। चलिए अब देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है।
लेखक क्या विचार व्यक्त किया है इस पाठ में? तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। एकदम सिंपल है, दक्षिण भारत की भी महिलाएं संस्कृत को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर प्यारे बच्चे, संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करिए। यानी इस चैप्टर में लेखक जो है वो क्या संदेश देना चाहता है, ठीक है ना, बताइए जल्दी से बताइए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक क्या संदेश देता है? तो लेखक यही संदेश देता है प्यारे बच्चे कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी आगे चलती है। एक सोचेगा कि हम अकेले समाज को चला लें तो संभव नहीं है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा हुई है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। साहित्य रूपी खजाने को भरने में जिसने अपना योगदान दिया, इस चैप्टर में हमें उसके बारे में पता चलता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदानों का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदानों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे आधुनिक काल की लेखिका क्षमा राव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग, जो कि महान विद्वान थे, उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना संस्कृत में की। साथ ही उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, उसके अलावा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना करके संस्कृत को धन्य कर दिया। आपको हम एक बात बताते हैं प्यारे बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है ना, तो इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम घोल करके पी जाइए। समझ गए ना? एकदम पूरा याद हो जाना चाहिए। अगर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद हो गया तो इस चैप्टर में इतना सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टोटल वो चीजें हैं, या फिर जिसको हम हाईलाइट किए हैं ना, आप बस उतना याद कर लीजिए। जितना हम हाईलाइट किए उतना आप बस याद कर लीजिए, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की। तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की? तो लिखेंगे कि जो तिरुमलांबा है वो अच्युत राय की रानी थी और उसने बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। एकदम याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। 12 नंबर विजयांका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है? तो लिखेंगे विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा है, यानी कि प्रथम कल्प ये कवित्री है लौकिक संस्कृत की विजयांका। उनका काल 800 के आसपास में माना जाता है, ठीक है ना, 8वीं सदी यानी कि 800 के आसपास में माना जाता है, याद रखिएगा। यह है सबसे लास्ट क्वेश्चन कि विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है ना। यह है प्यारे बच्चे सबसे अंतिम क्वेश्चन कि विजयांका के विशेषताओं का वर्णन करना है। याद रहेगा जी? तेरह नंबर क्वेश्चन को ना जरा गौर से देख लीजिए आप। चलिए विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करना है कि विजयांका कौन थी, इनकी विशेषता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रथम कल्प की कवित्री विजयांका, जिसका रंग श्याम वर्ण का था। रंग कैसा था? श्याम वर्ण। उन्होंने अपनी अद्भुत लेखन प्रतिभा से अपनी रचनाओं में प्रखर आभा बिखेर दी है, अर्थात उनकी कृतियां ज्योतिर्मय है। इस असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी विजयांका की रचनाएं नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह थी। इसी से प्रभावित होकर के आचार्य दंडी ने सरस्वती को ये विजयांका को, सॉरी यहां पर प्यारे बच्चों गलती हो गया है, विजयांका को, ठीक है ना, विजयांका को सर्व शुक्ला की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सर्व शुक्ला की, ठीक है। याद रहेगा? जल्दी से बताइए, यहां तक सारे बच्चों को याद रहेगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से।
याद रहेगा ना। तो ये प्यारे बच्चे 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि हम आपको बता दिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है वो कितना है, लगभग 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, लगभग 48 है। तो चलिए समझते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? जल्दी से पहला क्वेश्चन बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो जवाब क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखना चाहते हैं हम कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो जवाब क्या होगा बाबू? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है, ध्यान रखिएगा, पंडिता क्षमा राव। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर जरा गौर से देखिए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका, तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम आया है वर्तमान काल में, आपको बताए थे। अगला बता दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? तो लेखिका पर एक समझ लीजिए कि निबंध है, तो ये प्यारे बच्चे निबंधात्मक पाठ है। अगला बता दीजिए अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में ध्यान रखिएगा 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। पांचों का नाम भी प्यारे बच्चे हम आपको बताए थे चैप्टर में। अगला बता दीजिए लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में आपको यहां पर भी हम बताए थे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। कितने? 40। तो पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? तो जवाब होगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे 50 पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं। नहीं 50 था, 150 था ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के 150 पद था प्यारे बच्चे। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों 50 पद, सॉरी 50 ही है, ठीक है ना। 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन विजयांका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो विजयांका का काल 8वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, विजयांका 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता क्षमा राव के द्वारा रचित जो सत्याग्रह गीता है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि सत्याग्रह कौन चलाए थे? महात्मा गांधी। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझ गए ना। आगे है कि पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? तो पंडित क्षमा राव के पिता थे पंडित शंकर पांडुरंग। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। शंकर चरित्र इन्हीं के जीवन पर लिखा गया है। अगला क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो क्षमा राव ने शंकर चरितम की रचना की। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, शंकर चरितम की रचना की। अगला बता दीजिए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो जवाब होगा मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था बाबू? मैत्रेयी, याद रखिएगा। अगला बता दीजिए याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। तो जवाब होगा अपनी पत्नी मैत्रेयी को। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी? तो याज्ञवल्क्य जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहां 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला चालुक्य वंश के राजा कौन थे? कितने बच्चे बता सकते हैं चालुक्य वंश के राजा कौन थे? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। चालुक्य वंश के राजा कौन थे बाबू? जल्दी से बता दीजिए। तो जवाब क्या होगा? चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, याद रहेगा ना। चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रादित्य। आगे बढ़ते हैं, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो जवाब होगा विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका, याद रखिएगा। अगला बता दीजिए विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया?
विजयनगर के जो राजा थे वो कौन सी भाषा के संरक्षण का प्रयास किए? तो जवाब होगा संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किए। यहां पर 16 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए बाबू 17 नंबर। 17 कह रहा है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो मधुरा विजयम के रचनाकार हैं गंगा देवी। याद है ना आप लोगों को? मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है? गंगा देवी, याद रखिएगा। अगला बता दीजिए 18 नंबर। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति का नाम था कंपन राय। कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन बताइए कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। 19वां का बाबू ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। याद रहेगा? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था बाबू? ध्यान रखिएगा, तिरुमलांबा। ठीक है ना? यहां तक आप लोगों को याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 21वां नंबर। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब क्या होगा? तिरुमलांबा। यहां पर 21 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो भी बच्चे 21 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो जवाब होगा पंडिता क्षमा राव। यहां पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बताइए, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? जवाब क्या होगा? तो बनमाला भवालकर वर्तमान काल की थी ना। तो यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बनमाला भवालकर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? जवाब दीजिए आप लोग। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो जवाब होगा चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 24, आपको बताए थे ना, ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो जवाब होगा चतुर्विंशति। यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है बाबू? बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। महाभारत में कितनी, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत में क्या कह रहा है? 26 नंबर, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? जवाब बताइए। तो जवाब क्या होगा बाबू? महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है ना। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? 27वां नंबर क्वेश्चन। तो जवाब होगा 14वीं सदी। ठीक है ना? गंगा देवी का समय क्या है? तो जवाब होगा 14वीं सदी, याद रखिएगा। अगला बता दीजिए समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी जो है वो किससे चलती है? तो जवाब होगा पुरुष और नारी दोनों से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां जो हैं वो क्या है? एकदम तत्पर है। जवाब ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? जवाब दीजिए, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? जवाब होगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला बाबू 31 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो जवाब होगा विजयांका श्याम वर्ण की थी। कौन सा? श्याम वर्ण। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए नीलोत्पलोदल श्यामला, ये नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? 32 नंबर क्वेश्चन।
नीलोत पलदल श्यामा किसे कहा गया है? तो जवाब होगा नीलोत पलदल श्यामा विजयांका को कहा गया है। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है कि नीलोत पलदल श्यामा खाली स्थान सरस्वती श्लोक कहां से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका से। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन है? तो जवाब क्या होगा? आपको बताए थे कि लौकिक संस्कृत में प्रथम कवित्री जो है वो जो 1 नंबर पर है वो है विजयांका। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा बाबू? सही जवाब होगा। याद रहेगा ना, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, श्याम वर्ण की कौन थी? तो जवाब क्या होगा? विजयांका श्याम वर्ण की थी। विजयांका श्याम वर्ण की थी ना, याद रखिएगा। अगला बता दीजिए 36 नंबर कह रहा है कि दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? सर्व शुक्ला किसे कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती ये दंडी ने विजयांका को ही कहा है सर्व शुक्ला ना, तो 36 का ए ऑप्शन सही जवाब है जी। अगला नंबर बता दीजिए, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो मैत्रेयी को देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला बताइए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? तो जवाब होगा मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? तो जनक के सभा में। गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? जनक के सभा में। अगला बता दीजिए, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। कौन सा? मधुरा विजयम। अगला बताइए, अच्युत राय कहां के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे भाई। अच्युत राय कहां के राजा थे? विजयनगर के राजा थे, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है प्यारे बच्चे? जवाब होगा 16 शतक, यानी कि 16वीं शताब्दी। अगला बताइए, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि 24। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 43 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और है। 44 नंबर बताइए, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र तो पंडिता क्षमा राव अपने पिताजी शंकर पांडुरंग के ऊपर ये लिखी है। उसके बाद सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो जवाब होगा दंडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। किसको? सर्व शुक्ला किसकी युक्ति है? तो दंडी की युक्ति है। दंडी की युक्ति, दंडी नहीं ना कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। आगे बताइए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन है? तो गार्गी। यहां पर 46 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और ये वाला क्वेश्चन का जवाब है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में नाम आता है शीला भट्टारिका का, राम भद्रावा का और देव कुमारिका का। तो जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे यहां पर डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही जवाब है। अगला बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद जो हैं वो स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। समझ गए ना। अब चलिए बताइए, यहां तक तो आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी प्यारे बच्चे फाइनली समाप्त हो गया, ठीक है ना। ये चैप्टर भी फाइनली क्या हो गया? समाप्त हो गया। फाइनली आपका ये वाला चैप्टर भी क्या हो गया? पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमारा ये जो चैप्टर था, चौथा नंबर चैप्टर, ये भी प्यारे बच्चे समाप्त हो गया। अब आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और प्यारे बच्चे फिर से वही बात हम कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या चीज लिखिएगा जी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है जल्दी से बताइए? कमेंट बॉक्स में लिखना है आई लव टारगेट बोर्ड। समझ गए ना। चलिए, तो फाइनली प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। समझ गए ना। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आपसे हम अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।